नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 या आगामी बीपीएससी 70वीं का जो एग्ज़ाम आ रहा है, इसके साथ साथ अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इससे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। और ये क्लास 7th का हिस्ट्री है, जिसमें पहला अध्याय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। 1000 साल का इतिहास जो है ये मिडेवल एज का दिखाया जा रहा है, और उस समय का जो इतिहास जिस बेस पर लिखा गया, जो टाइप था, उसके विषय में हम बताएंगे कि आखिर इतिहास का महत्व कितना है, यह इतिहास क्या क्या सूचना देती है, कालखंडों के आधार पर इतिहास किस प्रकार बटा। ठीक है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखती, केवल घंटों या दिनों या वर्षों के रूप में नहीं देखते, बल्कि उनका नजरिया सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों पर झलकता है। तो ये समझ जाइएगा कि इतिहास केवल कालखंडों का अध्ययन मात्र नहीं है। ठीक है। इस संदर्भ में सत्य कथनों की जांच करें। ठीक। यह केवल बीते वर्षों घंटों का अध्ययन नहीं कराता है। ठीक। पहला, इसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक संगठनों के परिवर्तनों को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है। इससे इससे विश्वास और स्थायित्व की झलक देखने को मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों फैक्ट सही हो जाएगा। ठीक है। सब कुछ देख सकते हैं आप। चलिए आगे है, आगे के प्रश्न पर गौर करते हैं कि और कितना परिवर्तन आया। इस अतीत को समान विशेषता रखने वाली कुछ बड़े हिस्सों के युगों और कालखंडों में बांटा गया है, और समय का अध्ययन जो है इस अध्ययन को कुछ आसान जरूर बनाता है। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जब ब्रिटिश इतिहासकार ने भारत का इतिहास लिखना शुरू किया, तो उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश बेस पर बांट दिया। लेकिन इससे क्या हो गया कि उस समय के समकालीन जो और इतिहासकार थे, चाहे यूरोपियन इतिहासकार लिखें भारत के विषय में, या भारतीय खुद विद्वान जो लिखें, तो उन्होंने इस विचार का क्या किया, खंडन किया। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप जिस बेस पर इतिहास लिख रहे हैं, केवल वही बेस पर्याप्त नहीं है। आपने धर्म को आगे रखा है, तो शासकों का आधार केवल धर्म महत्वपूर्ण है, धर्म में हुआ महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में समाज और संस्कृति का कोई उल्लेख ही नहीं है। अगर आप हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश काल पे वर्णन करते हैं, तो ये केवल एक तरफा इतिहास हो गया। ठीक है। यह इतिहास कोई वैसा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देगा जिसे पढ़ करके लोग इससे कुछ सीख सकें। ठीक है। तो ये प्रश्न आएगा कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा धर्म के आधार पर लिखे गए इतिहास कालखंडों का बहुत से इतिहासकारों ने विरोध किया। क्योंकि तो पहला कथन डाल के इसमें दे देगा कि शासकों का धर्म ही केवल, इसमें एक धर्म को ही महत्व दिया गया है, ये पहला कथन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कथन कि इससे समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ये भी हो जाएगा। तीसरा है कि इससे महाद्वीप के अंतर्गत जो भौगोलिक दशा है, जो विविधता है, उसके विषय में भी जानकारी नहीं मिल पाती है। यानी सांस्कृतिक कोई महत्वपूर्ण चीज़ और जोग्राफिकली कोई महत्वपूर्ण चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती है। चौथा रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। पांचवा रहेगा एक से अधिक। तो आप क्या मारिएगा, एक से अधिक। ठीक है। तो इस काल विभाजन को आज हम बहुत कम इतिहासकार स्वीकारते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। तो ये तो फिक्स हो गया कि अगर ये पूछेगा कि ऐतिहासिक कालखंड का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो आर्थिक सामाजिक दशा, क्योंकि यही बेस जो है ये पता करता है कि कालखंड के अंतर्गत क्या हुआ था। अगर आप आखेटक संस्कृति में हैं, तो उस समय की आर्थिक जो दशा है, वो समय आर्थिक दशा लगभग शून्य मानिए आप, क्योंकि शिकार संग्रहण करना था और इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है। लेकिन मध्यकाल आते आते थोड़ा बहुत देखने को मिला। ठीक है। संग्रहण की प्रवृत्ति जब बढ़ी, तो फिर धीरे धीरे आर्थिक क्रिया बढ़ी और समाज में जो है ग्रुप बनना शुरू हो गया। ठीक है। नवपाषाण आते आते कृषि आई, तो अर्थव्यवस्था में कृषि का समावेशन हुआ और सामाजिक दशा भी बदलती चली गई। ठीक है। अब आगे देखिए कि पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा हुआ, समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। जैसे देख लीजिए, समाज का उस समय का वर्णन है। शिकारी संग्राहक, ये पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण काल की विशेषता से मध्यपाषाण काल की ओर के बीच के संक्रमण काल की विशेषता है। ठीक है। प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, ये नवपाषाण काल की विशेषता है। शहरों, हड़प्पा काल की विशेषता, गांवों
वैदिक काल की विशेषता, ये सभी कालखंडों के दौरान परिवर्तन होने की घटना का वर्णन करता है। प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य, ठीक है, धीरे धीरे जो है छोटे छोटे राज्यों का उदय, ये भी जिक्र करता है वैदिक काल के बाद। इस साल जो आप इतिहास पढ़ेंगे, जैसे हर्ष का काल, ये सब का वर्णन करता है। ये चंद्रगुप्त गुप्त काल, ये सभी वर्णन, या मौर्य जी, या कर्ण सातवाहन जैसे साम्राज्य का वर्णन है। इस साल जो आप इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, तो वो क्लास 6 का जिक्र कर रहा है। और मध्यकालीन इतिहास का जो टाइम पीरियड का स्टडी होगा वो इसी में होगा, ठीक है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्यों के उदय, ये मूलतः जो है ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ कृषि के डेवलप स्थिति को भी दिखाता है। तो कृषि के डेवलप में क्या हुआ, जैसे राहत सिस्टम आया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि जहाँ नापी का जो ज़मीन नापी का जो पैमाइश का जो सिस्टम है, उसमें किस कालखंड में क्या क्या बदला हुआ, ये हुआ। या पट्टा कबूलियत का जो सिस्टम शेरशाह सूरी ने लाया था, उसके भी विषय में आपको जिक्र मिलेगा, ठीक है। क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। इसमें कुछ यूरोपीय कंपनी के जो 1498 के बाद देखने को मिलता है उसका भी जिक्र मिलेगा, इस्लाम धर्म के विकास का भी जिक्र मिलेगा, ठीक है। ग्रामवासी और वनवासी सभी का जिक्र मिलेगा। भारतीय इतिहास की ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी, 8वीं और 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न था, बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि नवीन टेक्नोलॉजी का उदय और यूरोप में पुनर्जागरण ने पूरे विश्व की रूपरेखा पर प्रभाव डाला था। इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना में आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, ये तो फिक्स है। बहुत सारी धारणाएं जिसका पता नहीं होता था, उस पर मान्यताएं चलती थी। उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं था। और मध्यकाल के दौरान जो है परिवर्तन हुआ था, बहुत सारा परिवर्तन हुआ था, लेकिन स्लो था प्रोसेस। आधुनिक काल का बहुत सारा परिवर्तन सीधा दिखता है, जैसे शहरों पर, ग्रामों पर, नगरों पर। और मध्यकाल का परिवर्तन विशेष रूप से छोटा मोटा परिवर्तन होकर रह गया था, ज़्यादा प्रभावी परिवर्तन नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उस महाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ किया। तो आप कह सकते हैं कि मिडाइवल एज एंशियंट एज से ज़्यादा डेवलप हुआ, किसके मामले में, व्यापार के मामले में, ठीक है। तब नहीं जाकर यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। जब भी संभव हो, इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्षों में हुई पढ़ी गई बातों से कर सकते हैं। जहाँ भी संभव हो यह बदलाव, वही चीज़ दिया हुआ है कि दुनिया पर नजर डालकर देखें। आप देखिए यहाँ प्रश्न क्या है कि आप एक इतिहासकार हैं, इस अध्याय में उल्लेखित कोई एक विषय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास चुनिए, समझाइए अपने विचार से, उसकी जानकारी हासिल करिए, दिलचस्प होगा। तो आप किसी भी एक टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। जैसे सल्तनत काल पर स्टडी करना चाहेंगे तो उस समय का जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास है वो किस किस बेस पर चलता था, उलेमाओं का कितना प्रभाव था, ये राजनीतिक बेस हो गया, ठीक है। तुर्कान चहलगानी क्या था जिसको बलबन ने आखिर क्यों ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब सामाजिक आर्थिक दशा में क्या क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, तो बिल्कुल सही बात है। अफरसियाब का वंशज बलबन खुद को कहता था और उच्च कुल का बताता था, ठीक है। आर्थिक दशा में क्या हुआ था, तो कृषि में प्रगति हुई थी, सिंचाई, चराई, कर लगा था, नया नया टैक्सेशन सिस्टम आया था, ठीक है। बाजार के दशा में बदला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। तो सैन्य व्यवस्था में बदला हुआ था, सिपह सलार जैसे पद लाए गए थे, ठीक है। तो अतीत में विदेशी किन्हें माना जाता था, स्टार्ट में ही आपने अध्याय में पढ़ा होगा कि आज जिस विदेशी शब्द को आप सीमा पारीय विदेशी कहते हैं, उस समय हो सकता है कि दूसरे गांव से आने वाले लोग को भी या शहर से आने वाले लोग के लिए भी परदेश शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। एक ही गांव में रहने वाले कबीला या अन्य जाति के लोग का संगठन देश कहलाता था। इससे परे दूसरा क्षेत्र जो है वो क्या कहा जाता था, प्रदेश कहा जाता था। तो हो गया।
700 ईस्वी के बाद के काल के संदर्भ में अभिलेख नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि उस समय का जो है इतिहास वैसा नहीं है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना कर ली। ये तो सही बात है कि मराठों ने जो है सैन्य बलबूते पर जो है अपने आप को मजबूत किया था, ठीक है। जाटों ने भी किया था अपने आप को मजबूत, और अन्य छोटे छोटे लड़ाकू प्रवृत्ति के जो थे इन्होंने भी अपने आप को मजबूत किया था। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ कर बाहर दिए जाते थे। ये भी सही बात है कि ज्यों ज्यों समय डेवलप होता चला गया, जंगली क्षेत्र को जो है सामान्य जन अपने अंदर लेने लगे। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बलबन, असम, मणिपुर, कश्मीर का शासक था। तो बलबन का शासन जो है काफ़ी विस्तार था। पूरब में उसके पुत्र बुगड़ा खान ने बहुत सारे क्षेत्र को जीता था और युद्ध में मंगोल के हाथों लड़ते हुए वीरगति को भी प्राप्त हुआ था। उसी का आघात सह नहीं पाया था बलबन, और 87 में जो है हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए आप कि उसका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन। अभिलेखागार में क्या रखा जाता है? अभिलेख 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था, तो आपको ये तो बहुत सारा अलबरूनी से लेकर मिल जाएगा, ठीक है। डैश 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 और डैश इस उपमहाद्वीप के इस कालखंड के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी, तो आप जानते ही हैं मिर्च लाया गया था, आलू लाया गया था, काली मिर्च लाया गया था, ठीक है। 3-4 और फसल है जिसकी लिस्ट है, आप ऊपर में देख लीजिएगा। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें, ठीक है, तो वो तो बना लेना है। आगे देखिए, तो पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ बदलते चला गया, तो ये तो फिक्स है। पहले हिंदुस्तान शब्द सिकुड़ कर रह गया था, लेकिन अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक का क्षेत्र जो है वो हिंदुस्तान बन चुका था। जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे, ठीक है, तो ये सब देखना है। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? जिसका क्षेत्र हर जगह फैला हो। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के मामले में कौन कौन सी समस्याएं आती थी, तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि पांडुलिपि में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पांडुलिपि के उपयोग में जब भी पांडुलिपि की प्रतिलिपि तैयार की जाती थी तो उसको जो भी पांडुलिपि की प्रतिलिपि तैयार करता था मूल शब्द से अलग लिख देता था, तो इससे इतिहास के मतलब या मायने बदल जाते थे, ठीक है। इतिहासकार अतीत को कालों का युग में कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उन्हें कोई कठिनाई आती है, ठीक है। तो इतिहासकार कालों का विभाजन जो है केवल समय के बेस पे ना करके आर्थिक और सामाजिक आधार पर करते हैं। तो इस समय में जो है ब्रिटिश इतिहासकारों ने केवल धर्म को आधार बनाकर किया था, तो वो क्या हो गया था, उसका बहुत से इतिहासकारों ने खंडन कर दिया था, ठीक है। चलिए, तो दोनों मानचित्रों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि अलग ऋषि और उस समय का जो यूरोपियन इतिहासकार था उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। चलिए हम अगले अध्याय में फिर से आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है या कुछ सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए और इसको पढ़िए बार बार। आपका हो सकता है कि इतिहास पढ़ने का दृष्टिकोण और नज़रिया बदले और